class है। My dear beloved students, today we will discuss online test number 16 held on 27th July from question 1 to question 15. First question is related to gravitation and आपको gravitational intensity, gravitational intensity due to the ring at a distance a small d is equal to under root 3 into r. I is equal to z capital M d upon d square प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 जी एम रूट 3 इंटू आर अपॉन रूट 3 आर द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 आई इक्वल टू रूट 3 जी एम अपॉन 8 आर स्क्वायर। फोर्स आई निकल गया रिंग के कारण, फोर्स ऑन स्फेयर इक्वल टू 8m। मास जो है स्फेयर का 8m है, 8m इंटू रूट 3 gm अपॉन 8r स्क्वायर, 8 कैंसिल, रूट 3 gm अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है स्फीयर पर ड्यू टू रिंग, आंसर जो होगा रूट 3 gm अपॉन आर स्क्वायर, रूट 3 gm अपॉन आर स्क्वायर, gm स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया, रूट 3 gm स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चॉइस का है डी, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड रिलेटेड टू ऑल्सो ग्रेविटेशन। यहाँ पर जो है एरियल वेलोसिटी डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू होता है एल वेक्टर अपॉन 2m। एल एंगुलर मोमेंटम है, एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर डी ए अपॉन डी टी जो होगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 आर वेक्टर क्रॉस भी वेक्टर इंटू एम। तो एम कैंसिल हो गया है, तो 1/2 आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहला चॉइस जो है परपेंडिकुलर टू द पोजीशन ऑफ अर्थ विथ रेस्पेक्ट टू द सन एट द फोकस, ये सही है। पर दूसरा है चॉइस परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ रिवॉल्विंग इन द इलिप्टिकल पाथ, ये भी सही है। तो आंसर इसका डी होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड टू SHM। क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड टू SHM, when bigger pendulum of time period 5t/4 completes one oscillation, the smaller pendulum will complete 5/4 oscillation. It means that a smaller pendulum will be leading the bigger pendulum by a phase of t/4. तो ओमेगा टी फेज जो होगा, फेज डिफरेंस, आपका फेज डिफरेंस जो होगा ओमेगा टी ओमेगा की जगह 2π/कैपिटल टी और यहाँ पर t/4 टी कैंसिल 2, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया π/2 मतलब 90 डिग्री। तो फेज डिफरेंस जो होगा π/2 होगा। इस तरह भी कर सकते हैं। और फेज डिफरेंस ओमेगा t1 माइनस ओमेगा t2, ओमेगा कितना है 2π/कैपिटल टी इंटू 5t/4
माइनस 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा पाई बाई 2। ठीक है, तो जो फेज डिफरेंस होगा वो फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर कितना है? फर्स्ट का आंसर डी, सेकंड का आंसर डी एंड फोर्थ का आंसर बी, थर्ड का आंसर बी हो गया। फोर्थ जो है अल्सो रिलेटेड टू एसएचएम। यहाँ पर जो है आपको फिगर आपके पास है। हियर इफ मास स्मॉल ए मूव्स डाउन y distance, then a spring is pulled by 2y distance, and the force with which a spring is pulled will be F is equal to कितना होगा? F is equal to N is equal to mg by 2। F is equal to M is equal to mg by 2 और mg by 2 is equal to k into 2y और y by z is equal to m upon 4k। टाइम पीरियड टी बराबर कितना होगा? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट वाई बाई जी और टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई कितना? एम बाई 4k टी इक्वल टू 2 पाई, 4 बाहर निकल गया 2 हो गया अंडर रूट एम बाई के, 2 कैंसिल, टी इक्वल टू पाई अंडर रूट एम बाई के। टाइम पीरियड जो आया अंडर रूट कितना आया? पाई इंटू अंडर रूट एम बाई के एंड इट्स आंसर इज ए, कैपिटल ए। फर्स्ट आंसर होगा, फर्स्ट चॉइस आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है साउंड वेव इज पासिंग थ्रू एयर कॉलम in the form of compression and rarefaction in consecutive compression and rarefaction in consecutive compression and rarefaction। ये बात को ध्यान रखिए, एडियाबेटिक होता है देयर इज नो ट्रांसफरेंस ऑफ हीट, इसमें जो होता है देयर इज नो ट्रांसफरेंस ऑफ हीट। ठीक है, तो इसका चॉइस जो होगा डी होगा, देयर इज नो ट्रांसफरेंस ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 6 जो है रिलेटेड टू वेव, क्वेश्चन नंबर 6 रिलेटेड टू वेव है और यहाँ पर जो है ऑर्गन पाइप से रिलेटेड है और ऑर्गन पाइप में जो है आपको ऑर्गन पाइप में जो है वो स्टेशनरी वेव बनता है और 6 क्वेश्चन नंबर है। ऑर्गन पाइप में स्टेशनरी वेव बनता है। वाई बराबर कितना हुआ? 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैपिटल A इज इक्वल टू 2a cos kx, 2 इंटू 0.002 cos 2 पाई x बाई के। यहाँ पर जो है 0.004 cos 2 पाई 0.1 अपॉन के का वैल्यू 0.4 है, पॉइंट कैंसिल, ए इससे कट गया 2 हो गया बराबर 0.004 cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0 होगा। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है आपको डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम से रिलेटेड है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन of the particle between extreme position and equilibrium position with respect to maximum acceleration। तो पहले एवरेज एक्सेलरेशन को हम निकालेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन को हम F से डिनोट कर रहे हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा 0 to t/4। 0 to t/4 इसलिए कि एक्सट्रीम पोजिशन, मीन पोजिशन और एक्सट्रीम पोजिशन के बीच में पूछ रहा है, तो 0 to t/4 ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन t/4 और यहाँ पर जो है रेशियो जो होगा, रेशियो होगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन और मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और मैक्सिमम एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर a इंटीग्रेट 0 to t/4 साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन t
T/4 इंटू ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, यहाँ पर 0 to T/4 बाई T/4, और इसको पूरा को सॉल्व कीजिएगा, सब कटने के बाद आंसर आएगा 2/पाई। इसका आंसर क्या होगा? 2/पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इज रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 9 के पहले आपको क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। 7 का आंसर आपको बी हो गया। तो यहाँ पर जो है के इक्वल टू होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, और यहाँ पर जो है के का मान है 9.8 इंटू 10 के पावर 8, डेल्टा पी को रो जी एच लिख दें, डेल्टा वी अपॉन वी 9.8 इंटू 10 के पावर 8, रो वाटर है तो 10 के पावर 3 हो गया, जी का मान 9.8 ले लें, एच निकालना है, और डेल्टा वी बाई वी का मान 0.1/100 है, 9.8 कैंसिल। यहाँ पर जो है आपको एच इक्वल टू कितना आएगा? एच इक्वल टू 10 का पावर 8 अपॉन 10 के पावर 6 कट गया, कितना आ गया? 100 मीटर। यहाँ पर जो है आंसर आएगा 100 मीटर, और 100 मीटर ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। y बराबर होता है FL अपॉन ए डेल्टा एल, और y बराबर होता है FLA अपॉन ए स्क्वायर डेल्टा एल, और ए प्रोपोर्शनल कितना होगा? ए स्क्वायर, ए प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, एफ अपॉन F1 ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर सेकंड का कितना दिया गया है? एरिया 3a, तो कितना हो गया? 9a स्क्वायर कैंसिल, और F1 इक्वल टू होगा 9f। आंसर आ गया F1 इक्वल टू 9f, डी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज रिलेटेड टू हीट। कंसीडर पीवी डायग्राम फॉर आइडियल गैस शोन इन द फिगर, और आपको टीपी डायग्राम बताना है। इन डायग्राम टी इज कांस्टेंट। देखिए आप डायग्राम, टी इज क्या है? कांस्टेंट, टी इज कांस्टेंट है, और P1 ग्रेटर देन क्या है? P2, P1 ग्रेटर देन P2 है। दिस सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड बाई कर्व 3। दिस सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड बाई कर्व 3 इन द solution figure in which P1 greater than P2 and a straight line parallel to the pressure axis represents constant temperature, represents constant temperature। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो C होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है V रिलेटेड टू थर्मोडाइनामिक्स। V इक्वल टू कितना है? V इक्वल टू है, पहले dW बराबर कितना होता है? P इंटू dV। dW बराबर P इंटू dV होता है, बराबर RT/V इंटू dV लिख सकते हैं। V का मान कितना है? V का मान है K इंटू T के पावर 2/3। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। dV बराबर कितना हुआ? K 2/3 T का पावर -1/3 इंटू dt। ठीक है, इंटू dt। अब यहाँ पर जो है आपको ये V हो गया, और ये क्या हो गया? dV हो गया। 2 में 1 से डिवाइड करेंगे, 2 में 1 से डिवाइड करेंगे, dV बाई V बराबर K 2/3 T का पावर -1/3 इंटू dt अपॉन K T का पावर 2/3 कैंसिल हो गया,
और यहाँ पर आएगा 2/3 इंटू डी टी बाई टी, ठीक है, 2/3 इंटू डी टी बाई टी, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि t ऊपर जाएगा तो t का पावर -1 हो जाएगा, नीचे आएगा। w बराबर कितना होगा, इंटीग्रेट डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेट आर टी इंटू डी वी बाई वी। यहाँ पर जो है बराबर आर टी इंटीग्रेट T1 टू T2 ले लेते हैं, T1 टू T2, और यहाँ पर डी वी बाई वी के जगह हम लिख देंगे 2/3 डी टी बाई टी, टी टी कैंसिल हो गया, और W इक्वल टू कितना होगा 2r/3, W इक्वल टू 2r/3, और यहाँ पर जो है इंटीग्रेट करने के बाद W इक्वल टू 2r/3 T2 माइनस T1, और 2r/3 T2 माइनस T1। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस 60 है, एक कट गया 20 हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 40R, ठीक है। आंसर आएगा आपको 40R एंड आंसर इज आपको जो हो गया वो सी है, सी चॉइस है 11 का, सी है। क्वेश्चन नंबर 12 रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स, रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है। बीटा इक्वल टू कितना होता है, बीटा इक्वल टू T2 बाई T1 माइनस T2 इक्वल टू Q बाई W इक्वल टू, और यहाँ बराबर कितना होगा 273 अपॉन 303 माइनस 273 बराबर Q बाई 1, ये यूनिट है वर्क डन, एवरी जूल वो यूनिट है, तो कितना हो गया Q बराबर कितना होगा, Q बराबर 273 अपॉन 30 इक्वल टू कितना आएगा 9.1 जूल, 9.1 जूल अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं 9 जूल, अप्रॉक्सीमेटली 9 जूल लिख सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पर जो है आपको इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, इसका आंसर आपको ए होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपको यहाँ पर भी का पावर गामा -1 इंटू टी इक्वल टू कितना कांस्टेंट, ठीक है। V1 का पावर गामा -1 T1 इक्वल टू V2 का पावर गामा -1 इंटू T2। मिक्स क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो है आपको रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स, और T2 बाई T1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 का पावर कितना गामा -1, और यहाँ पर जो है V अपॉन 32 भी, और यहाँ पर आपको डाई एटॉमिक है 7/5 -1 इक्वल टू हो गया कितना 1/32, यहाँ पर हो गया 2/5 होगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा 3/4। इफिशियंसी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इफिशियंसी ऑफ इंजन पूछ रहा है, तो 1 माइनस कितना होगा T2 बाई कितना T1 इक्वल टू 1 माइनस 3/4 इक्वल टू ये आपका आएगा 1/4, इसका वैल्यू जो आएगा 1/4 आएगा। T2 बाई T1 का वैल्यू 1/4 आएगा, तो T2 बाई T1 का मान कितना हो गया 1/4, और 1 माइनस 1/4 तो कितना हो गया 3/4, 3/4 का मतलब कितना हुआ 0.75। यहाँ पर ध्यान दीजिए T2 बाई T1 का मान 1/32 का पावर 2/5 आएगा, इसको तोड़िएगा तो 1/4 होगा, और ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस 1/4 3/4 हो गया, और इसका वैल्यू जो आ गया वो आ गया आपको 0.75।
0.75 बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपको है ए स्फीयर, ए क्यूब, ए स्फीयर, ए क्यूब एंड ए थिन सर्कुलर प्लेट, तीन है, ए स्फीयर, ए क्यूब एंड ए थिन सर्कुलर प्लेट, ऑल ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम मास आर इनिशियली हीटेड टू सेम हाई टेम्परेचर। तो आपको बताना है कि इसमें कौन फास्टेस्ट कूल होगा और कौन स्लोएस्ट। तो याद रखिए, प्लेट विल कूल फास्टेस्ट एंड स्फीयर द लोएस्ट स्लोएस्ट। इसका आंसर सी होगा। क्यों सी होगा? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम ए बॉडी, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम ए बॉडी is directly proportional to surface area of the body. Rate of loss of heat of a body is directly proportional to surface area of body. Surface area plate का ज़्यादा होगा तो plate will cool fastest and sphere slowest. Question number 15 जो है, in a piece of metal is heated to temperature theta and allowed to cool it in a room temperature. What is as theta naught? The graph between the temperature capital T of the metal and time will be close to। ग्राफ बताना है कैपिटल टी और टाइम के बीच में। देखिए, रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, चार ग्राफ जो दिया गया है उसमें अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सबसे सुटेबल ग्राफ सी है और सी होगा। ये क्लियर है? टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज करता है और टाइम के साथ डिक्रीज करता है। सबसे सुटेबल ग्राफ जो होगा वो सी होगा। ये क्लियर है? तो 1 का आंसर डी, 2 का आंसर डी, 3 का आंसर बी, 4 का आंसर ए, 5 का आंसर डी, 6 का आंसर डी, 7 का आंसर बी, 8 का आंसर ए, 9 का आंसर डी, 10 का आंसर सी, 11 का आंसर सी, 12 का आंसर ए, 13 का आंसर बी, 14 का आंसर सी एंड 15 का आंसर सी। थैंक यू। 16 क्वेश्चन नंबर भी 16 इसमें है कि एक स्मॉल मास m और एक लार्ज कैपिटल मास m दोनों इस लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। कैपिटल M इज़ मच ग्रेटर देन स्मॉल m, ये बहुत बड़ा है इसका मास और इसका मास काफ़ी कम है। तो हमें पता है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इस केस में हम 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी लिखते हैं। अगर इसको थोड़ा यूँ लिखा जाए, 2 स्मॉल m डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। इस कैपिटल M हमको डिनोमिनेटर मिलेगा, तो ये m अपॉन 1 हो जाएगा स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। और क्योंकि कैपिटल M स्मॉल m के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो ये जो स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M है दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बी 0, क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है तो ये काफ़ी छोटी क्वांटिटी होगी, तो ये 0 से अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है और टेंशन को अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है 2mg से। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये जो पुली पर फोर्स लगा रहा है स्ट्रिंग, वो कितना लगा रहा है। तो स्ट्रिंग एक तो फोर्स इधर लगाएगा T और एक फोर्स इस तरफ लगाएगा T। तो हमें नेट फोर्स बताना है, तो F इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2T, और T की वैल्यू कितनी आई 2 स्मॉल mg, तो यहाँ पर 2 इंटू 2mg कर दो तो 4mg आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में 3 हमारे पास केसेस हैं और इन तीनों में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। तो यहाँ हमने फोर्स लगाया है, कोई ब्लॉक है नहीं एक्सेलरेट करने के लिए, तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ऊपर टेंशन T लगेगा। अब यहाँ से यहाँ तक सेम स्ट्रिंग है, तो जो फोर्स हम यहाँ अप्लाई करेंगे वही टेंशन बन जाएगा। तो टेंशन यहाँ हमें मिला 2mg और इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लगेगा mg। तो नेट एक ही ब्लॉक है एक्सेलरेट करने के लिए, तो एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाई इट्स मास m। तो ये यहाँ से आपको g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा। ये A1 है फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन। यहाँ देखें हम, तो यहाँ पर दोनों ब्लॉक्स एक्सेलरेट करेंगे। इस ब्लॉक की अगर बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट 2mg और इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। तो यहाँ एक्सेलरेशन जो A2 होना चाहिए वो होना चाहिए 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाई टोटल मास 2m प्लस m 3m। इस केस में यहाँ कोई ब्लॉक नहीं था, इसलिए हमने सिंगल मास यूज किया है कि ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा था। g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये A2 मिल गया। यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ अगर हम देखें तो एक फोर्स mg तो एक्सटर्नल फोर्स है और इसका वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग ही रहा होगा mg, और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा A3। तो ये mg और ये mg ऐड होके हो जाएंगे 2mg। तो इधर खींचने वाला 2mg और इधर खींचने वाला फोर्स mg,
तो 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाई टोटल मास m प्लस m विच इज 2m। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा। अब कंपेरेटिव देखना है सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन कौन सा है, तो ये है एक्सेलरेशन g a1 जो सबसे बड़ा है, तो a1 सबसे बड़ा, फिर उन दोनों में देखो तो उसके बाद g/2 है तो a3 लिखेंगे हम, और सबसे छोटा कौन सा है g/3 तो a2 लिख देंगे। तो जो ऑप्शन ऐसा वाला होगा उसको हम ऑप्ट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं है, और एक इंसान है कैपिटल M मास का, स्मॉल m मास का एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से नीचे प्रोजेक्ट करता है। तो जब ये u वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट करेगा तो इसे भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिलेगी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसकी जो वेलोसिटी v होगी वो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से v इज इक्वल टू mu, और हमें v यहाँ से पता चल गया m डिवाइडेड बाई कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई u। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जब ये स्टोन यहाँ पे हिट करेगा, ये हाइट भी आपको गिवन है h, उस मोमेंट पर ये इंसान कितनी हाइट पर होगा ग्राउंड से। तो टाइम हम पहले निकाल लेते हैं, तो टाइम होना चाहिए h डिवाइडेड बाई यू। ये इतने टाइम में ये स्टोन इसको हिट कर देगा, तो इतने टाइम में ये मैन कितना ऊपर जाएगा, तो मैन की जो नेट हाइट होगी वो होनी चाहिए स्मॉल h, यहाँ तो ऑलरेडी है, प्लस अब ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो इतने टाइम में v वेलोसिटी से और कितना ऊपर, यहाँ कहीं जा चुका होगा तो और कितना ऊपर चला गया होगा, तो v मल्टीप्लाइड बाई t कर देंगे। अब वेलोसिटी की t की वैल्यू h बाई यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो h प्लस और v की वैल्यू स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू u, ये हमने लिख दिया, और t की जगह पे h बाई यू पुट कर दो, तो h डिवाइडेड बाई u, ये u कैंसिल हो गया, h कॉमन हो गया, तो h कॉमन हो गया 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ये आंसर हो जाएगा। मैन की यहाँ पे कहीं हाइट ये वाली हो जाएगी। इस क्वेश्चन में एक स्मॉल m मास का एक स्टोन है, इसको हमने रेस्ट से रिलीज किया, ये धीरे धीरे नीचे आएगा। किसी भी टाइम t पर अगर आप देखो तो कितना नीचे आ चुका होगा, हाफ gt स्क्वायर। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमें पोटेंशियल एनर्जी टाइम के साथ देखना है कैसे वेरी कर रहा है। तो ये हाइट अगर हम देखें तो ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h होना चाहिए, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होना चाहिए mg, ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट स्मॉल h, तो कैपिटल H माइनस h डैश कर दिया हमने, तो कैपिटल H माइनस हाफ gt स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो mg ब्रैकेट में h माइनस हाफ gt स्क्वायर आया। तो टाइम के साथ ये कैसे वेरी कर रहा है, एक तो देखो जैसे जैसे नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी, और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जब ये स्टोन यहाँ था तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी mgh, और टाइम के साथ पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी कर रहा है, टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, पैराबोला, और टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव, मतलब ये कॉन्केव डाउन पैराबोला होगा। तो t इक्वल्स टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, और जैसे जैसे ये नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पहुंच के डिक्रीज होती जाएगी, और यहाँ पहुंच के पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, और वो डिक्रीमेंट किस कर्व को फॉलो करेगा, दैट इज कॉन्केव डाउन पैराबोला। तो हमने ऐसे कॉन्केव डाउन पैराबोला बना दिया इसके लिए, t 2h बाई जी टाइम पर, 2 कैपिटल H इनफैक्ट, इतने टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो ये तो ग्राफ हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। साथ ही साथ हमें काइनेटिक एनर्जी का भी ग्राफ बनाना है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही पॉजिटिव होता है, और जैसे जैसे ये नीचे आएगा, इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होना चाहिए वो होना चाहिए हाफ mv स्क्वायर, मतलब इक्वेशन, और जैसे इनिशियली वेलोसिटी क्या है जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जीरो है, मतलब t इक्वल्स टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। साथ ही साथ ये जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, और v का पावर क्या है 2, तो पैराबोलिकली बढ़ेगी, और सेम टाइम पर काइनेटिक एनर्जी पहुंच के हो जाएगी मैक्सिमम। तो अगर आप थोड़ा सा कॉन्केव अप पैराबोला से इसको कंप्लीट करें तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा। तो ऑप्शन बी में यही ग्राफ है, तो इसको हम ऑप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में एक स्प्रिंग है जो इनिशियली नेचुरल लेंथ में है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने k मान लिया। इसके बाद इसको हमने x एलोंगेट किया x लेंथ से, और x एलोंगेट करने में जो वर्क डन हुआ W1 हुआ। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने x फर्दर एलोंगेट किया, और उस नेक्स्ट x में जो वर्क डन है वो W2 है। तो W1 एंड W2 में हमें रिलेशन बताना है, रेशियो बताना है कि फर्स्ट x एलोंगेशन एंड नेक्स्ट x एलोंगेशन के वर्क डन का क्या रेशियो है, क्या रिलेशन है। तो वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो W1 तो सिंपली हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे तो माइनस अप्लाई करेंगे क्योंकि फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्स के लिए हमें क्या करना है, W2 जो है वो होना चाहिए हाफ के इंटू 2x स्क्वायर।
अब हाफ के इंटू 2x² कहाँ से कहाँ तक का वर्क डन हो गया, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का, तो उसमें ये फर्स्ट वाला वर्क डन माइनस कर दोगे तो भी W2 आ जाएगा, तो इसमें से हमने माइनस कर दिया हाफ के x², तो नेक्स्ट हाफ एलोंगेशन के लिए हमें वर्क डन पता लग जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ से तो ये 3 इंटू हाफ के x² होगा, मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा देता हूँ। अगर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है तो वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स है, तब ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अब इन दोनों को देखो तो ये हाफ के x² W1 है, तो W2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ये माइनस ये वाला यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ W1 ऐसा लिखा जा सकता है। तो यही इनमें रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 21 में एक चेन है जिसका 1/4 लेंथ जो है वो एक टेबल से नीचे है और बाकी का फ्रैक्शन टेबल के ऊपर है, और उसके बाद इसको धीरे धीरे पुल करके हम टेबल पे ले आए, तो वर्क डन कितना हुआ, मतलब इस एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन हमें बताना है। तो हम सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L/4 है, तो डेफिनेटली इसका मास M/4 होगा। इसको हम रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, मतलब इतने से पार्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगी। तो अगर हम इसको रेफरेंस लेवल मानते हैं तो इस चेन की इस फ्रैक्शन के लिए हमें मिड पॉइंट देखना होगा, तो मिड पॉइंट यहाँ से L/8 हाइट नीचे होगा, तो U इनिशियल हम लिखेंगे -mgh, तो माइनस m की जगह पर M/4 क्योंकि सिर्फ M/4 फ्रैक्शन नीचे है, G और H की जगह पे हम मिड पॉइंट का डेप्थ देखते हैं, तो मिड पॉइंट L/8 नीचे है, तो ये हो गया -mgL/32। उसके बाद जब कंप्लीटली ये टेबल पर आ गया, तो जब कंप्लीट चेन की जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये पूरा रेफरेंस लेवल पे आ गया, तो पूरी की पूरी चेन की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो U फाइनल 0 हो गया। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो U फाइनल तो 0 है, माइनस 1/32 mgL, इसको हम यहाँ लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/32 mgL, ये हमें वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि अ चार्ज Q इज डिस्प्लेस्ड थ्रू वेक्टर R, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो जब दो फोर्स पता है और आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, तो वर्क डन क्या होता है, F.D या F. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट ले लो, साथ ही साथ चार्ज से जरूर यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, तो Q आ जाएगा QE1 इंटू A प्लस QE2 इंटू B, यही वर्क डन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है इसमें, तो अंदर की किसी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानना चाहते हैं, उसके लिए ये इक्वेशन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो R की वैल्यू 0 पुट करो तो 3/2 KQ/R आ जाएगा, और R की वैल्यू कैपिटल R पुट करोगे तो KQ/R आएगा। हमने पढ़ा है कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो 3/2 टाइम्स KQ/R होता है, और सरफेस का जो पोटेंशियल है वो KQ/R होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और जैसे ही हम बाहर आते हैं आउटसाइड द स्फीयर, तो ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है KQ/R। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो देखो यहाँ पे -R² है, -R² का मतलब हुआ कॉन्केव डाउन पैराबोला, मतलब पोटेंशियल जो है वो सेंटर पे मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पे है 3/2 KQ/R, और ये पोटेंशियल डिक्रीज होगा कॉन्केव डाउन पैराबोला फॉलो करके। तो ये कॉन्केव डाउन पैराबोला कहाँ तक ये फॉलो करेगा, जब तक कि हम रेडियस R पर आ जाते हैं, ये पोटेंशियल और R में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। जैसे ही रेडियस वाली जगह पे आए, मतलब सरफेस पे आए, पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होके हो गई KQ/R। अब जैसे इसके बाहर आए, ये वाला इक्वेशन फॉलो होगा, और ये इस इक्वेशन का ग्राफ याद करो, ये पॉइंट चार्ज का ग्राफ ऐसा होता है, तो इसके बाद से ये यूं डिक्रीज करेगा, पॉइंट चार्ज वाले ग्राफ को फॉलो करेगा, तो पोटेंशियल और R का ग्राफ सॉलिड स्फीयर के लिए ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास कैपेसिटर है, इसके दो प्लेट्स हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि इस प्लेट के इधर Q1 चार्ज है, इधर Q2 है, इधर Q3 और यहाँ पे Q4 है, और ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमें कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल बताना है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता है कि आउटर मोस्ट सर्फेसेस पे जो चार्ज होंगे वो तो सेम होंगे, Q1 और Q4 की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम होगी, और पोटेंशियल डिसाइड करने के लिए इनर सरफेस का चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर हम लिखते हैं Q/C, और हमें पता है कि फेसिंग सरफेसेस पे हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए, तो Q2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -Q3, या Q3 इज इक्वल टू -Q2, जो भी आप कह लो। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो फिर ये नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल होंगे। अब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर जो होता है वो Q/C होता है, तो Q/C हम या तो Q2/C लिख लेते हैं, अगर हम इसको पॉजिटिव प्लेट मानते हैं तो हमने लिखा यहाँ पर Q2/C, किसी भी एक सरफेस का चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस। अब हमें ऑप्शंस में ये तो है नहीं,
तो Q2 और Q3 से रिलेट करना है। तो देखो Q1, Q2, Q3, Q4 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो Q2 और Q3 से ही लेना देना है। तो एक काम करते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा, हम इसे लिख पाएंगे Q2 प्लस Q2, 2 बार लिख सकते हैं ये उसको, और डिनोमिनेटर में हम 2C एज इट इज लिख देते हैं। और ये जो Q2 है उसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है, माइनस Q3, तो हम इसको लिख सकते हैं V एक Q2 को तो एज इट इज रहने देते हैं, और दूसरे वाले Q3 की जगह पे माइनस Q3 यूज कर लेते हैं, और डिवाइडेड बाई 2C। तो कुल मिला के बस ऑप्शन में आपको देखना है कि चार्जेस को रिलेट करके पोटेंशियल हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी जो है उसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है कि एयर में एनर्जी डेंसिटी UA है और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है उसमें UD है। तो एयर में तो एनर्जी डेंसिटी हम हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर लिख लेते हैं। अब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होगा तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है उसके लिए K एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होकर E0 बाई K हो जाता है। तो इन दोनों को हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लिखा, तो फिर यहाँ देखो K स्क्वायर हो गया, तो हमें मिला 1/K, क्योंकि एक न्यूमरेटर में K है और डिनोमिनेटर में 2K है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। और ये किसकी वैल्यू है, UA की, तो UA को यहाँ पुट कर दो, तो हमें UD इक्वल्स टू मिलेगा 1/K UA, और इस K को फिर यहाँ शिफ्ट कर दो, तो UA इज इक्वल टू KUD। इसको हम ऑप्शन में जहाँ भी होगा ऑप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है अ बल्ब इज रेटेड एज 500 वॉट 200 वोल्ट। मतलब इसका ये हुआ कि जब हम 200 वोल्ट के पोटेंशियल पर बल्ब को ऑपरेट करेंगे तो जो पावर कंजम्पशन होगा वो 500 वॉट होगा। तो इस इंफॉर्मेशन से सबसे पहले तो हम बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें पता है V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू होता है पावर। V स्क्वायर का मतलब हो गया 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पावर 500। तो इसको हम इसके डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 20 ओम। तो जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो तो 20 ओम है। अब क्वेश्चन के लैंग्वेज में लिखा है कि बल्ब के सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया कैपिटल R, मतलब ये तो बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है 20 ओम, और इसके सीरीज में हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्ट किया जो हमें नहीं पता है, और इस कंप्लीट सिस्टम को हम जिस वोल्टेज सप्लाई में यूज करने वाले हैं दैट वोल्टेज इज 200। तो कह रहा है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये अब भी 500 वॉट पावर अगर कंजम्पशन करना चाहता है तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने यूज किया है वो कितना होना चाहिए। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन 500 वॉट ऑब्जर्व अगर करेगा पावर, तो हमें क्या लिखना चाहिए, V स्क्वायर दैट इज 200 मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। मैं यहाँ पे डायरेक्टली 20 प्लस कैपिटल R लिख ले रहा हूँ, और ये पूरा पावर अभी भी कितना होना चाहिए 500 वॉट, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो हमने इसको 500 वॉट से इक्वेट कर दिया। तो ये देखो हमारे पास ये 20 कैंसिल, ये 5 इंटू 4 इंटू 2 80, तो 20 प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू 80 मिल गया, और इस 20 को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो R इज इक्वल टू 60 ओम आ जाएगा। तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए वो 60 ओम का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 में एक हमारे पास स्क्वायर फ्रेम है कंडक्टिंग ABCD, यहाँ से करंट A पॉइंट से एंटर कर रहा है, बाहर B से D से बाहर निकल गया। मान लो इधर करंट I1 गया, इधर I2। ये वायर छोटा है तो इधर करंट ज़्यादा होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और ये जो फ्रेम है इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें करंट कम ज़्यादा जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, और मतलब हाँ एक और बात है कि हर तरफ जो साइड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, सेम मटेरियल का होना चाहिए। तो यहाँ सेंटर पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है उसका कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं। अब इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ड, और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, दोनों के मैग्नीट्यूड हो जाते हैं इक्वल, क्योंकि यहाँ पे करंट कम है तो ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखेगा। यहाँ करंट ज़्यादा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा डेवलप करने की टेंडेंसी रखेगा, और ये वाला करंट कम करेगा। लेकिन यहाँ पे साइड्स भी 3 हैं, इसलिए जो है काउंटर बैलेंस हो जाता है। मतलब इस बात को याद रख लो, सर्कल भी होता और उसके किसी भी आर्क से करंट एंटर होता और दूसरे आर्क से लीव करता तो सेंटर पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है जीरो होता। तो रेक्टेंगल हो या फिर ये रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर हो या फिर रेगुलर हेक्सागन हो या फिर सर्कल हो, सभी के केसेस में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो, प्रोवाइडेड मटेरियल दोनों तरफ सेम होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। क्वेश्चन नंबर 20 में एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r
विद n रोटेशंस पर सेकेंड। तो n रोटेशन पर सेकेंड है तो ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई n रेडियन पर सेकेंड। अब ये इसके रिवॉल्व करने की वजह से करंट होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग करंट I इज इक्वल टू क्या होना चाहिए Q डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड की जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ आ जाएगा और 2 पाई n यहाँ पुट करोगे तो जो करंट है वो E इंटू एन मिलेगा आपको। और करंट की वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है B, वो होता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R। अब करंट कितना है E इंटू एन यहाँ पुट कर दो तो म्यू नॉट एन E डिवाइडेड बाई 2R। ये वाला ऑप्शन हम ऑप्ट कर लेंगे, सी ऑप्शन है इसमें, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में एक सेमी सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस r है, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे नीचे गिर रहा है, किसी मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी v है, तो m और q दोनों एंड्स के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें बताना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आपको क्या करना होता है, कोई भी कर्व्ड वायर हो आप उसको रिप्लेस कर दो एक सिंगल रॉड से। तो इसका हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं एक सिंगल रॉड से, एंड दैट सिंगल रॉड विल बी ऑफ लेंथ इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन ओपन एंड्स ऑफ द कर्व्ड कंडक्टर। मतलब m और q के बीच के स्ट्रेट लाइन सेपरेशन के बराबर वाले रॉड के लेंथ में जितना ईएमएफ इंड्यूस होता उतना ही अभी भी होगा कर्व्ड कंडक्टर में, ये रूल है। तो जब भी कर्व्ड कंडक्टर की बात आए तो उसको हटा दिया करो, हटा के एक रॉड कंसिडर कर लो। तो हमने इसको mq रॉड कंसिडर कर लिया, ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो V की तरफ 4 फिंगर्स को स्ट्रेच करो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, कर्ल करो, इधर थंब पॉइंट आउट कर रहा है। मतलब आप इस रॉड में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ के कोरेस्पॉन्डिंग एक बैटरी लगाना चाहें तो इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी इधर होगी, मतलब Q जो है वो हायर पोटेंशियल पे होगा M के कंपैरिजन में, और पोटेंशियल डिफरेंस VQ माइनस VM अगर आप चाहते हैं तो VBL सिंपली फॉर्मूला लगा दो, तो VB और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 2R, तो हमने लिखा 2VBR, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा और जो Q है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, ये वाला ऑप्शन करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में ऐसा आपको स्ट्रक्चर गिवन है, किसी भी मोमेंट पर इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 5 एम्पियर का है, ये 15 वोल्ट है, और इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, क्योंकि करंट इधर है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, इधर है हायर से लोअर की तरफ करंट का फ्लो होता है, और पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड L di/dt होता है। क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और किस रेट से डिक्रीज हो रहा है 10 to the power 3 एम्पियर पर सेकेंड। हाँ, तो डिक्रीज हो रहा है इसलिए di/dt नेगेटिव लेंगे, अगर इंक्रीज हो रहा होता तो di/dt हम पॉजिटिव लेंगे। अब हमें VA माइनस VB या VB माइनस VA बताना हो तो आप A से लेके B तक KVL लगा दो। VA आगे बढ़े, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 1 into 5 विद नेगेटिव साइन 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस 15, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस L di/dt, और फाइनली B पे पहुंच गए माइनस VB इक्वल्स टू 0। सिंपल हमने KVL लगाया प्रॉपर रूल फॉलो करते हुए। अब हम वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, वैसे प्लस 15 माइनस 5 है तो VA प्लस 10 आपको यहाँ से मिल ही जाएगा, माइनस L की जगह पे आप 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 यूज करो क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है इन्फॉर्मेशन, di/dt की जगह पर माइनस 10 टू द पावर 3 एम्पियर पर मीटर माइनस VB इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखो माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 और ये माइनस 3 प्लस 3 0, मतलब 10 टू द पावर 0 1 हो गया, 10 प्लस 5 हो गया 15, तो VA माइनस VB जो है वो हो जाएगा माइनस 15 वोल्ट। क्वेश्चन में आपसे लेकिन पूछा गया है VB माइनस VA, तो डेफिनेटली VB माइनस VA जो है वो प्लस 15 वोल्ट होगा, ये वाला ऑप्शन हम ऑप्ट कर लेंगे। बेटा 31 नंबर क्वेश्चन, जस्ट मैंने आपको मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस दिए थे, उसमें आपको मैं पूछ रहा हूं कि E.dl माइनस डेल फाई बाई dt है, बेटा ये आप जानते हो फाई बाई dt, ये हमारा फ्राडे लॉ है, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। सो फर्स्ट का आंसर होगा आपका बी। हाँ, आपका यहाँ क्वेश्चन में हल्का सा यहाँ फाई के बाद ये फाई टर्म छूट गया है और बी रह गया है, लेकिन फ्राडे लॉ सबको याद है और मैंने मैक्सवेल के चारों इक्वेशन को लिस्ट किया था। पहला इक्वेशन आपको मैंने बताया था गॉस थ्योरम, E.ds एकदम लाइन में सबको याद रखने के लिए कहा था, E.ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट इक्वेशन।
सेकेंड इक्वेशन आपको मैंने दिया था B डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन आपको एम्पियर्स लॉ, मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ एम्पियर लॉ, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस आई डी, जहाँ I कंडक्शन करंट है और ID डिस्प्लेसमेंट करंट है। ID हमने डिफाइन किया था एप्सिलॉन नॉट d5y dt से। ये थर्ड इक्वेशन है। और फोर्थ इक्वेशन आपको मैंने दिया था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस d5y dt। सो आंसर विल बी बी। फर्स्ट 31 का बी। बेटे 32 नंबर क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है कि फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेटा आप जानते हो, मैंने आपको कई एक बार बताया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सिलेट करता है ऑर्थोगोनली, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करता है। अब ये बात जब आपको मैं पढ़ाता हूं तो आप कंफ्यूज कर जाते हो, है ना। बेटा ऑक्सीलेशन का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन मैं ऑक्सीलेशन के डायरेक्शन के बीच एंगल नहीं पूछ रहा हूं, मैं फेज डिफरेंस पूछ रहा हूं। और आपको याद होगा सर ने जब इक्वेशन लिखा था तो लिखा था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और B बराबर लिखा था B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बेटा ये जो है आपका फेज कहलाता है, ये फेज है। दोनों के बीच फेज डिफरेंस पूछ रहा हूं, क्या कहोगे? 0 है सर। अगर ऑक्सीलेशन के डायरेक्शन के बीच एंगल पूछता तो आप देते आंसर 90 डिग्री, लेकिन फेज डिफरेंस पूछ रहा हूं इसलिए आंसर विल बी 0। सो आंसर विल बी बी, सॉरी ए, आंसर विल बी ए 0। Now come to the 33 नंबर क्वेश्चन। एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने पहले कई एक बार क्लासेस वगैरह में पूछा है कि अगर फ्रीक्वेंसी को दुगना कर दें तो क्या हो जाएगा? तो मोर देन डबल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, है ना। वैसे ही यहां का दे रहा हूं कि वेवलेंथ जो है दे दिया हूं 3 λ/4, क्या होगा? तुम कहोगे कि सर अभी आपने बोर्ड पर लिखा था कुछ देर पहले के मैक्स इज इक्वल टू होना चाहिए हमारा hc/λ माइनस 5, जहाँ वर्क फंक्शन है। सर ये है आप mb स्क्वायर hc/λ माइनस 5। सर जब वेवलेंथ चेंज कर देंगे तो यह हो जाएगा hc/3 λ/4, ऊपर चला जाएगा सर -5 होगा। ये भी डैश नाम दे दो सर, भी डैश का स्क्वायर बाई भी का स्क्वायर जब करेंगे बेटा तो ये हमको 4/3 से बड़ा मिलेगा। कितना से जब डिवाइड करेंगे तो आपको एक सर भी डैश हमारा ग्रेटर दैन होना चाहिए √4/3 से। सो आंसर विल बी डी। आप जनरल न्यूमेरिकल वैल्यू भी लेकर के दे सकते हो। नाउ कम टू 34 नंबर क्वेश्चन। बेटा 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है ग्राउंड स्टेट और स्पीड ऑफ लाइट c। ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है तो आप जानते हो Vn बराबर सर ने फॉर्मूला दिया था V0 Z/n, जहां V0 याद रखने के लिए कहा था क्या बेटा 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सर C हमको याद है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर C/V0 अगर करते हैं हम तो आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ बाई 2.2 × 10⁶, लगभग बेटा 137। सो V0 क्या कहोगे?
सो सर बी नॉट हो जाएगा CY 137. सो आंसर विल बी C. 34 का क्या C इज द करेक्ट आंसर. बेटे 35 नंबर क्वेश्चन में सिंपल पूछा है, एक बार दे दिया है आपका हाइड्रोजन और एक बार दे दिया है लिथियम और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन पूछा है. तो एंगुलर मोमेंटम एलिमेंट कुछ भी हो, वह एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा है. एंगुलर मोमेंटम डिपेंड कर रहा है केवल और केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर. आप कहोगे कि सर L1 बराबर होना चाहिए h/2 पाई और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम कहो सर या कोई और एलिमेंट कहो सर, यह होना चाहिए 2h/2 पाई, क्योंकि NH/L बराबर आपने पढ़ाया सर NH/2 पाई. MBr = NH/2 पाई. बड़ा आप क्या कहोगे सर L2 = 2L1 होगा. सो आंसर विल बी C. क्वेश्चन नंबर 35. नाउ कम टू 36 नंबर क्वेश्चन. बेटे सब क्वेश्चन सिंपल पूछा है तुमसे. एक एलिमेंट X है, एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है. बेटा मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है. तुम कहोगे सर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ है प्रोटॉन में, बीटा डिके है. सर इसके बाद आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर 2 से कम गया है बेटा, Z-1 हो गया, Z+1 -1 दैट इज Z-1 हो गया आपका, Z+1 -2. सर अल्फा डिके होना चाहिए. देख रहे हो मास नंबर 4 से चला गया है सर, बीटा के बाद अल्फा डिक्का हुआ. सर अल्फा डिक्के के बाद हमारा देख रहे हो अब ना एटॉमिक नंबर चेंज कर रहा है ना मास नंबर चेंज कर रहा है. ए भी A-4 है, ए भी A-4 है सर गामा. सो बीटा अल्फा गामा कौन सा है बेटा बी. सो आंसर विल बी बी. 36 का 37 नंबर में आपका कहा जा रहा है हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड इन द डिके. एक एलिमेंट है X बेटा, ये 92 है एटॉमिक नंबर और मास नंबर है 235. एक कन्वर्ट हुआ Y 21988. आप कहोगे 92 में 88 जाएगा सर, 8 4 12 88 और 4 92 होता है सर 4. और ये सर जो है हमारा हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड इन द डिके आपसे पूछा जा रहा है. सर 235 और 219 है मास नंबर 219. बड़ा 9 6 15 होता है ना, और यहाँ 2 में 1 दिया 1 16. सर 4 अल्फा होना चाहिए क्योंकि एक अल्फा का मास नंबर 4, 16 बेटा 4 दैट इज 4 अल्फा पार्टिकल होना चाहिए सर. और बीटा निकला हमारा. सो आंसर विल बी 4A. 38 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है ए सॉलिड दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट एंड हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है मेटल के केस में, और वह मेटल बॉन्डिंग बनाएंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग होगा. सो आंसर विल बी ए. 38 का ए. नाउ कम टू 39 नंबर क्वेश्चन. (38) का ए हो गया. 39 एक और गेट दिए हैं, एक दूसरा और गेट है. ये दोनों का आउटपुट जुटा हुआ है एक एंड गेट से. इसका इनपुट है तुम्हारा W और X, इसका इनपुट है W और Y.
इसका आउटपुट पूछ रहा हूं तुमसे, क्या कहोगे? सर इसका आउटपुट होगा W प्लस एक्स, सर इसका आउटपुट होगा W प्लस वाई। सर एंड गेट से जुटा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सर W प्लस एक्स इंटू W प्लस वाई, सर यह हो गया W इंटू W प्लस W इंटू एक्स प्लस W इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई। सर W इंटू W इज इक्वल टू, सर इसमें W कॉमन ले लेते हैं, सर W प्लस W इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। सर इस दोनों में W कॉमन ले लेते हैं, सर W कॉमन लेंगे तो यहां हो गया 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। सर आपने पढ़ाया a प्लस 1 या 1 प्लस a के बराबर होगा, तो यह हो गया सर 1 के बराबर, सॉरी 1 के बराबर, तो यह हो गया सर W प्लस एक्स वाई। सो W प्लस एक्स वाई है बेटा आंसर सी में, आंसर सी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 40। कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। एक कन्वेक्स मिरर है, एक ऑब्जेक्ट रखा गया 36 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, सोर्स। एक प्लेन मिरर रखा गया, प्लेन मिरर इज एट डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यहां से 24 सेंटीमीटर। कहता है दोनों के द्वारा इमेज एक ही पॉइंट पर बनता है, तो बेटा प्लेन मिरर उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनाएगा जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहेगा। आप कहोगे कि सर 36 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस यहां से यहां तक मिला हमारा 12 सेंटीमीटर सर, 24 12 36। सर इससे 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पीछे होना चाहिए, तो बाकी बचा बेटा कितना 12 सेंटीमीटर। सर कन्वेक्स मिरर भी यही इमेज बनाता है जहां प्लेन मिरर बनाता है, तो आप कहोगे कि सर V हो गया हमारा +12, सर U हो गया हमारा -36। सर फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, मिरर फॉर्मूला है हमारे पास 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। सर V है हमारा +12, U है -36, 1/F। एलसीएम हो गया बेटा कितना 36, 12 3 36, 3 में 1 गया 1/F। सर F मिला हमको 18 दूना 36, 18 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहे हो सर, क्या होना चाहिए 2F, सर 36 सेंटीमीटर। आंसर 36 सेंटीमीटर कौन सा आंसर है? डी आपका। तो 40 का आपका हो गया डी। नाउ कम टू 41 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज एप्लीकेबल बिटवीन 1/B एंड 1/U फॉर ए स्फेरिकल मिरर। सर स्फेरिकल मिरर है 1/B प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, मतलब 1/B इज इक्वल टू कह रहे हो सर -1/U प्लस 1/F। सर इसको आप ले रहे हो y, इसको ले रहे हो x बेटा, और इसको कह रहे हो c। सर y इज इक्वल टू -x प्लस सी। स्लोप हमारा क्या है -1 है। सर ग्राफ कैसा होगा? सर ऐसा ग्राफ होगा। सर यह इंटरसेप्ट क्या होगा हमारा 1/F होगा। कोई दिक्कत? इस पर लिया है सर आपने 1/U, इस पर लिया है 1/B। सो योर ग्राफ विल बी, आंसर इज B। Now come to
42 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्राफ इज ड्रॉन प्लॉटिंग 1 by u along x axis and 1 by v along y axis. The scale is 0.01 meter. If the intercept on the x axis is 0.5 meter, then focal length of lens in meter. बेटा यहाँ लेंस के बारे में पूछा जा रहा है. आप कहोगे लेंस फॉर्मूला भी सिमिलर है सर. लेंस फॉर्मूला है 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. Sir, 1 by v is equal to 1 by u plus 1 by f. सर y इंटरसेप्ट जो है हमारा 1 by f ही देगा, है ना सर. y इंटरसेप्ट हमारा 1 by f होगा. स्लोप आप कहोगे पॉजिटिव के रूप में लेंगे सर. ग्राफ कुछ इस ढंग का होगा सर. ये पॉजिटिव स्लोप होगा सर. ये इंटरसेप्ट है ना हमारा क्या होना चाहिए पॉजिटिव के रूप में. आप देखोगे तो एक्चुअली ये यहां से आना चाहिए. साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा ये होता है या ऐसे जाना चाहिए. नीचे नहीं बल्कि ऐसे. कोई दिक्कत? यू नेगेटिव पुट करेंगे सर. ये हमारा ग्राफ होगा. इस पर लेंगे क्या 1 by u, इस पर होगा हमारा 1 by v. बता ये टर्म हमारा क्या होगा 1 by f होगा कि नहीं. और ये दे रहा है तुम्हारा 0.5 मीटर. तो 1 by f इज इक्वल टू 0.5 डा. तो f बराबर क्या कहोगे तो 1 by 0.5 सर. दैट इज 10/5. 10/5 का मतलब कितना 2 मीटर. सो सर आंसर विल बी ए. सर 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं. 43 कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2. एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री. व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन. तो बेटा आपको फॉर्मूला दिए हैं म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2. पुट फॉर्मूला गेट आंसर. जस्ट फॉर्मूला वेट म्यू का वैल्यू दे रहे हो सर √2. सर साइन ए दे रहे हो आप 60 डिग्री है ना प्लस डेल एम हमको जानना है बाई साइन ए बाई 2 साइन 30 सर 60 बाई 2. साइन 30 का वैल्यू जानते हो 1 by 2. सो साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 दैट इज 30 प्लस डेल एम बाई 2 इज इक्वल टू हो गया सर √2 इंटू 1 by 2 दैट इज 1 by √2. 1 by √2 किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री का. आप कहोगे 30 प्लस डेल एम बाई 2 इज इक्वल टू 45 सर. सो डेल एम बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट तो 15 डिग्री सर. सो डेल एम इज इक्वल टू व्हाट 15 दूना कितना 30 15 टू जा 30 डिग्री. सो आंसर विल बी सी सर. ठीक है. दिस इज योर 43 नंबर क्वेश्चन. नाउ कम टू 44 नंबर क्वेश्चन. कहता है इन यंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग रेड एंड ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रम एंड 5200 एंगस्ट्रम रिस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ n फॉर विच nth रेड फ्रिंज coincides with n plus 1th ब्लू फ्रिंज. बेटा n plus 1 ब्लू का और nth तुम्हारा रेड का कॉन्साइड कर रहा है. तुम कहोगे सर आपने पढ़ाया ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेमडा का n plus 1 लेमडा डी बाई डी के रूप में. तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं n plus 1 इंटू 5200 इज इक्वल टू होना चाहिए n इंटू 7800. आप कहोगे कि सर 0 0 कैंसिल है ना सर. 52n प्लस 52 इज इक्वल टू 78n. थोड़ा इसको इधर ले चले जाओ. 78 में 52 जाएगा कितना बचेगा
52n इज इक्वल टू आपका हो गया 52, सर यह हो गया 6, है ना, 6 2 8 होता है तुम्हारा, और 5 2 7 होता है 26, n इज इक्वल टू 52, सो n इज इक्वल टू 2 सर, सो आंसर विल बी ए. नाउ कम टू 45 नंबर क्वेश्चन. बेटे कह रहा है तुम्हारा 45 नंबर में, सब क्वेश्चन सिंपल दिया हूं तुमको, कि डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज d दिया हुआ है 0.1 mm. The fringe width on a screen 1.2 meter away from the source is 6 mm. d दे रहा है तुम्हारा 1.2 मीटर. ए मिलीमीटर है बेटा, मिलीमीटर का मतलब कितना बेटा 1000, और फ्रिंज विड्थ दे रहा है तुम्हारा 6 mm. बीटा कह रहा है 6 mm. mm का मतलब 6/1000 मीटर. तुम कहोगे सर फॉर्मूला हमको दिए हैं बीटा इज इक्वल टू, पुट फॉर्मूला गेट आंसर लैम्डा डी बाई डी. सर बीटा है 6 mm, दैट इज 6/1000, बराबर होना चाहिए सर क्या, तो लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी दे रहे हो 1.2 मीटर सर, 1.2 मीटर को मीटर आने देते हैं, क्या हो गया सर 0.1/1000. कैलकुलेट कर लो, लैम्डा आएगा तुम्हारा 5000, 6 दूना 12, 1/2 5000, 5000 एंगस्ट्रॉम. जस्ट पुट फॉर्मूला गेट आंसर. सारे सॉल्यूशन हो गए आपके. ओके ठीक है, थैंक यू बेटा.